कटेगा जाओ। हाँ, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? जैसे कि अपन ने विद्युत की खोज के बारे में पढ़ लिया था, है ना? विद्युत की खोज सर्वप्रथम थेल्स ने की थी। किसने की थी? थेल्स ने की थी। कब की थी? 2500 वर्ष पहले की बात थी। 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक, जो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। यूनान का रहने वाला वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार से विद्युत की खोज की थी? छड़ को बार बार रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित प्रदान किया था। इस प्रकार उन्होंने सिर्फ महसूस किया था कि इस प्रकार विद्युत की खोज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, किस प्रकार से? रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की खोज की थी, जिसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने वोल्ट यानी कि सेल की खोज की थी। और उस सेल का नाम था वोल्टेइक सेल। क्या नाम था? वोल्टेइक सेल की खोज की थी। कब की थी? 19वीं शताब्दी में की थी। और उन्होंने हल्का सा प्रयोग किया गया था, जैसे हम कह सकते हैं कि टॉर्च के लिए, है ना, टेप रिकॉर्ड के लिए भाई सेल से ही तो चलते थे। यस सर। भाई सेल से ही चलते थे। आजकल तो क्या इलेक्ट्रिक टॉर्च है, जो चार्ज से चलने लगी है ना, उनको अपन यूज है तो काम में लिया, फेंक दिया, डिस्चार्ज होता तो फेंक देते थे। ठीक है। उसके बाद में जो वोल्टा ने जो विद्युत की खोज की थी, जो चल विद्युत नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चल विद्युत। चल विद्युत नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका हमने कुछ प्रयोग किया गया था, कुछ हमने उसमें काम में ले लिया गया था। जैसे हमने टॉर्च जलाई है, जैसे हमने टेप रिकॉर्ड छोटे छोटे जो होते हैं, रेडियो होते हैं ना, एफएम वाले, उनमें हमने सेल का प्रयोग किया गया था, इसलिए हल्का प्रयोग किया गया था, यानी कि उसमें हमने यूज ले लिया था, इसलिए उसका नाम क्या था? चल विद्युत। जरा हम चल विद्युत को, मैंने बताया मैंने कल कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत की खोज की थी, उसका नाम क्या था? स्टर विद्युत थी। क्या नाम था? स्टर विद्युत थी। जरा उसको हमने इंग्लिश में क्या कहा था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही तो कहा था ना। अभी भी संपूर्ण तरीके से विद्युत की खोज नहीं हो पाई थी, इसीलिए बाद में एक और वैज्ञानिक आया था 19वीं शताब्दी के बाद में, माइकल फैराडे। कौन आया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार से विद्युत की खोज की थी? चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से। किस प्रकार से? चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र को काट कर, उनकी बल रेखाओं को काट कर, इस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि दो हमने क्या ले लिए? चुंबकीय टुकड़े ले लिए। फिर से बता रहा हूं, वैसे मैंने कल बता दिया था। दो हमने चुंबक के टुकड़े ले लिए, एक सिरा N और एक S। इसके मध्य में चुंबकीय बल रेखा है, N से S की ओर, S से N की ओर, N से S की ओर, S से N की ओर। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य में हमने एक चालक छड़ रख दी। मैं चालक छड़ की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? चालक छड़ की बात कर रहा हूं। हमने एक चालक छड़ रख दी। इस चालक छड़ को हम जैसे ही तीव्र गति से, जोर से हम इसको घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, तो इन रेखाओं का छेदन करेगा तो नहीं करेगा? करेगा ना। करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते ही हमको क्या प्राप्त हो जाती है? वोल्टेज और धारा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके विद्युत की खोज की थी। और ये संपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से इस माइकल फैराडे ने विद्युत की खोज की थी। जो आज भी हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, जो विद्युत आ रही है, वो किसकी देन है? माइकल फैराडे की देन है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। हमने इससे आगे हल्का सा और पढ़ा था कि जब विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका किसे कहते हैं? तो मैंने कल बताया था आपको कि जब सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक, कितने वोल्टेज? 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की धारा हमारे शरीर के आर पार प्रवाहित हो जाती है, तो हमको एक झटके का महसूस होता है। क्या होता है? हमको एक झटके का महसूस होता है। उस झटके को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक। इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक शॉक, और हिंदी में हम क्या कहते हैं? विद्युत झटका। क्या कहते हैं? विद्युत झटका।
बोलो कोई दिक्कत? क्यों? कारण क्या है? विद्युत झटका लगने का कारण क्या है? क्यों लगता है ये? क्यों? विद्युत धारा की गति 3 इंटू 8 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितने? 10 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है विद्युत धारा की गति। और प्रकाश की गति मैंने आपको एक ही बताई। क्या बताई थी? एक ही होती है। यस सर। कोई दिक्कत? और हमारे शरीर में बहने वाले रक्त की गति विद्युत धारा की गति से कम है, इसलिए हमको क्या लगता है? एक झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। कोई पूछ ले कि विद्युत झटका क्यों लगता है, इसको आंसर यही देना है। क्या देना है? कि भाई विद्युत धारा की गति अधिक है जबकि हमारे शरीर में बहने वाले रक्त की गति कम है, इसलिए हमको एक झटके का महसूस होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हमने हल्का सा ये और अध्ययन किया था कल कि जब विद्युत झटका लग जाता है तो व्यक्ति के शरीर पर व्यक्ति को जो हानि होती है, क्षति होती है, वो क्या क्या हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था पहली बात तो कि व्यक्ति वही बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश भी हो सकता है, मूर्छित हो सकता है ना, हो सकता है। व्यक्ति तोतला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यक्ति तोतला भी हो सकता है। व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़ सकते हैं, व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ सकते हैं, व्यक्ति के किसी शरीर का अंग, कोई सा भी अंग क्या जल सकता है। और जब अधिक वोल्टेज की धारा अधिक समय तक व्यक्ति के शरीर के आर पार प्रवाहित हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक ही पढ़ा था ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत? लेकिन आज हम पढ़ेंगे विद्युत झटका जब कोई व्यक्ति के लग जाता है तो उसको बचाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, क्या विधि अपनाई जाती है, उसे कहते हैं श्वसन विधि। क्या? श्वसन विधि। और श्वसन विधि कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। श्वसन विधि दोस्तों, श्वसन विधि 3 प्रकार की होती है। और वो कौन सी होती है? पहली होती है हमारे पास सिल्वेस्टर विधि। कौन सी होती है? सिल्वेस्टर विधि। एक एक विधि के बारे में अध्ययन करवाऊंगा कि ये विधि किस काम में आती है ना। नंबर दूसरी होती है सैफर विधि। क्या होती है? सैफर विधि। और नंबर तीसरी होती है मुंह से मुंह विधि। क्या? मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि। ध्यान दीजिए, एक एक विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिल्वेस्टर विधि क्या होती है, इसका हम काम में कब लेते हैं? सैफर विधि क्या होती है, इसका काम में हम कब लेते हैं? मुंह से मुंह विधि। ठीक है, तो पहले हम अध्ययन करेंगे सिल्वेस्टर विधि के बारे में। दोस्तों एक चीज ध्यान रख लेना कि सिल्वेस्टर विधि में हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारे पास अक्षर आ रहा है, जो क्या आ रहा है? सी। क्या आ रहा है? याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। क्या आ रहा है? सी। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग जब व्यक्ति के सीने पर छाला पड़ जाता है, किस पर? सीने पर छाला पड़ जाता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ जाते हैं तब। कोई दिक्कत भाई? और देखो आगे, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ने पर किया जाता है। ठीक है, इस विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? पीठ के बल। किस प्रकार? पीठ के बल। इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। किस प्रकार से? पीठ के बल लिटाया जाता है। अरे भाई, अगर इस व्यक्ति को सीने के बल लिटाया जाता है तो व्यक्ति के दर्द होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा ना। इसीलिए इस व्यक्ति को सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है। क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े होते हैं। कोई दिक्कत? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग समझ में आ गया? कब काम में लेते हैं? सीखा मतलब सीने पर छाले पड़ने पर। कब? सीने पर छाले पड़ने पर इस सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही बढ़ता है कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? सीने पर छाले पड़ते हैं तब करते हैं। बोलो दूसरा क्वेश्चन, सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? बोलो पीठ के बल लिटाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है,
अब अध्ययन करेंगे हम शेफर विधि के बारे में। किसके बारे में? शेफर विधि के बारे में। दोस्तों दोनों सिस्टम उल्टा हो जाता है शेफर विधि में। कैसे हो जाता है? शेफर विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? पीठ पर छाले पड़ते हैं तब। कब? पीठ पर छाले पड़ते हैं तब करते हैं। पीठ पर छाले पड़ने पर इस शेफर विधि का प्रयोग करते हैं। समझ जाओ, सारा सिस्टम उल्टा है। जब पीठ पर छाला पड़ेगा तो व्यक्ति को पीठ के बल थोड़ी लिटाया जाएगा, नहीं, वही दर्द ज्यादा होगा व्यक्ति के, होगा कि नहीं होगा? व्यक्ति के शरीर को क्षति ज्यादा होगी, इसलिए पीठ के बल लिटाने पर, इस पीठ पर छाले पड़ने पर शेफर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? सीने के बल। किस प्रकार? सीने के बल इस व्यक्ति को लिटाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन वही दो बन गए इसमें भी कि शेफर विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? पीठ पर छाले पड़ने पर करते हैं। बोलो शेफर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है? सीने के बल लिटाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? आगे सुनो, मुंह से मुंह विधि, और ये सबसे सरल विधि होती है। कौन सी? मुंह से मुंह विधि। पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, ध्यान रख लेना अगर किसी ने दी हो एग्जाम और याद हो तो। बता रहा हूं, ऑप्शन में आया था, क्वेश्चन था कि निम्न में से श्वसन कृत्रिम विधि में से सबसे सरल विधि कौन सी है? सिल्वेस्टर शेफर मुंह से मुंह विधि में से कोई नहीं। कौन सी है? मुंह से मुंह विधि सबसे सरल विधि है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति तालाब में डूबे जाता है, हमने पहले भी पढ़ा होगा है ना, तो व्यक्ति को किस प्रकार से किया जाता है? मुंह से मुंह विधि का ही प्रयोग किया जाता है। वहां भी हम अपने श्वास से, जो व्यक्ति में क्षति हुई है, जो विद्युत झटका लगा है, कोई पानी में डूबा है, उस व्यक्ति के अपने मुंह से उसके मुंह में क्या देते हैं? श्वास देते हैं, जिससे व्यक्ति के फेफड़ों में जाकर इस प्रकार से उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो मुंह से मुंह विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? जब व्यक्ति, सब सामान्य विधि है। क्या है? सामान्य यानी सरल विधि है। इसका प्रयोग अधिकतर यही किया जाता है, सबसे सरल विधि यही होती है। किसी व्यक्ति के मुंह में, अपने मुंह से श्वास देने के लिए इस मुंह से मुंह विधि का प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, स्टार डाल के लिखो श्वसन विधि। लिखो विद्युत झटके लगने पर, विद्युत झटका लगने पर व्यक्ति को बचाने के लिए तीन प्रकार की श्वसन विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सिल्वेस्टर विधि। नंबर 2 शेफर विधि। नंबर 3 मुंह से मुंह विधि। एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे हम। टॉपिक डाल लो फिर से, सिल्वेस्टर विधि। इसमें लिखो इस विधि का प्रयोग व्यक्ति के सीने पर छाले पड़ने पर किया जाता है।
इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। पीठ के बल लिटाया जाता है। नेक्स्ट, सैफर विधि। इसमें लिखो, इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की पीठ पर छाले पड़ने पर किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति को सीने के बल लिटाया जाता है। सीने के बल लिटाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, मुंह से मुंह विधि। इसमें लिखो, यह सबसे सरल विधि होती है। इस विधि का प्रयोग मूर्छित व्यक्ति के मुंह में स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा श्वसन क्रिया दोहराई जाती है। अर्थात यह विधि सबसे अधिक काम में ली जाती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया श्वसन विधि, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि और मुंह से मुंह विधि। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं विद्युतकार किसे कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आग के प्रकार एवं उनको बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र। 100% बार क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं विद्युतकार किसे कहते हैं। अब विद्युतकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जानते हो ना, इलेक्ट्रीशियन। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रीशियन। और एक शब्द और है टेक्निकल हेल्पर, और एक शब्द और है ग्रामीण भाषा में लाइनमैन। क्या कहा जाता है, लाइनमैन। बस उसी की बात कर रहे हैं कि विद्युतकार किसे कहते हैं। दोस्तों, वह कारीगर जो विद्युत चालित उपकरण, इसका मतलब है कि विद्युत से चलने वाले उपकरण, उनकी देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना, उनका मेंटेनेंस करना, है ना, उनका अनुरक्षण करना, जो कारीगर उनका काम करता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युतकार कहते हैं। अरे भाई, जैसे ट्रांसफार्मर कोई खराब हो जाता है तो उनको सुधारने के लिए कौन जाता है, वही विद्युतकार जाता है, लाइनमैन ही तो जाता है ना। बस
ये सिस्टम यहाँ पे है। परिभाषा क्या हो गई विद्युत कार्य की कि वही वह कारीगर जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की देखभाल करता है, उनका समय समय पर मेंटेनेंस करता है, अनुरक्षण करता है, उनका निर्माण करता है, उनका प्रोडक्शन करता है ना, उनकी रिपेयर करता है, यानी कि मरम्मत करता है, वही व्यक्ति वही कारीगर क्या कहलाता है? विद्युतकार कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतकार कहलाता है। आप सब भी तो विद्युतकार ही हो, आप सब इलेक्ट्रिशियन, हमारी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन का मतलब विद्युतकार है, आप सभी विद्युतकार हो, है कि नहीं? और आने वाले समय में बनोगे कि नहीं बनोगे? बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया तो नहीं आया कि वही विद्युतकार किसे कहते हैं? समझ में आया? ठीक है, स्टार डाल के टॉपिक में लिखो विद्युतकार, विद्युतकार में लिखो। स्टार डाल के टॉपिक में लिखो विद्युतकार में। वह कारीगर जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की वह कारीगर जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की देखभाल करता है, उनकी मरम्मत करता है, उनका निर्माण करता है, उनका अनुरक्षण करता है, उसे ही विद्युतकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ही विद्युतकार कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत? विद्युतकार के बारे में आप सभी विद्युतकार हो। अरे जहाँ पे अपन प्रशिक्षण कर रहे हैं ना, कॉलेज में, जिस कॉलेज से हमने आईटीआई की है, वहाँ पे हमने जो प्रशिक्षण किया है, जो कुछ सीखा है ना, वही हम क्या थे वहाँ पे? वो विद्युतकार थे। हमारी ट्रेड ही इलेक्ट्रिशियन है, विद्युतकार ही है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आग के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है? आग को बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से यंत्र किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम करते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए आग के प्रकार। आग के प्रकार दोस्तों, आग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, श्रेणी ए कभी भूलोगे नहीं, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी डी। याद करने के लिए मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, ठोस, द्रव, गैस और विद्युत के उपकरणों द्वारा लगी हुई आग। देख लीजिए आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। दोस्तों एक याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि ठोस, द्रव, गैस और विद्युत के उपकरणों के द्वारा लगे आग। दोस्तों ठोस में क्या क्या आता है? जैसे हम कह सकते हैं कि कागज। क्या आता है? कागज।
कपड़ा, है ना, लकड़ी, क्या लकड़ी, है ना, जूट, क्या जूट आदि ठोस पदार्थ तो है ना, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, श्रेणी बी में क्या द्रव्य पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। श्रेणी सी के अंदर कौन सी में देखो, गैस जैसे एलपीजी, है ना, सीएनजी आदि। कोई दिक्कत? ठीक है। विद्युत के उपकरणों द्वारा लगी आग, जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, जैसे स्टार्टर है ना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के द्वारा लग जाती है भैया ना। ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। इसको परिणामित्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिणामित्व भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। स्टार्टर आदि में लगी हुई आग, एक बार फिर से बता रहा हूं, आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। श्रेणी ए के अंदर कौन से पदार्थ होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं? ठोस पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? ए श्रेणी में। द्रव पदार्थ में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? बी श्रेणी में। गैस पदार्थों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? सी श्रेणी में। और विद्युत के जो उपकरणों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? डी श्रेणी में। भूलोगे कभी? किस प्रकार से आता है कि लकड़ी में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? लकड़ी क्या है? ठोस है ना, क्या है? ठोस। कौन सी श्रेणी में? ए श्रेणी में। कौन सी में? ए श्रेणी में। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में लगी आग कौन सी श्रेणी में? ए श्रेणी में। पता कैसे चला कि कौन सा है? द्रव पदार्थ है। कौन सा है? द्रव पदार्थ है। बोलो कोई दिक्कत? एलपीजी, सीएनजी में लगी आग कौन सी श्रेणी में? सी श्रेणी में। पता कैसे चला कि ये क्या है? गैस है। बोलो, विद्युत के उपकरणों में लगी आग जैसे ट्रांसफार्मर, परिणामित्र, स्टार्टर, जिनमें लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? डी श्रेणी में। पता कैसे चला कि विद्युत के उपकरण है? क्या? विद्युत के उपकरण है। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, इनको बुझाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग श्रेणी की आग को बुझाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में लगे आती हम क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। देखो, एक हल्की सी मैं आपको ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं, कभी भूलोगे नहीं, है ना। जल, जा, सूखा, काला, और एक और है हमारे पास काबरा। क्या? काबरा। जल, जा, सूखा, काला, काबरा, इसको मत भूलना। ABCD, है ना। जल, जा, सूखा, काला, काबरा, ABCD, ठोस, द्रव, गैस, विद्युत के द्वारा लगी आग। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। जल, जा, सूखा, काला, काबरा, ये एक ट्रिक के द्वारा कभी आप भूलोगे नहीं, है ना। क्या कभी भूलोगे नहीं? देख लीजिए, जल का मतलब होता है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। क्या? जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। कभी भूलोगे? जा का मतलब होता है जहाज पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोम टाइप। क्या? फोम टाइप। जहाज पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। सूखा का मतलब होता है शुष्क पाउडर। क्या? शुष्क पाउडर। और शुष्क पाउडर को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई पाउडर। क्या? ड्राई पाउडर। क्या कहा जाता है? ड्राई पाउडर। शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। बोलो कोई दिक्कत? इसमें काला का मतलब होता है कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अब दोस्तों एक एक के बारे में बताऊंगा। और इस काबरा का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, सीटीसी। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। इसको सीटीसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीटीसी के नाम से जाना जाता है। इसको CCl4 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? CCl4 के नाम से भी जाना जाता है। पिछली बार आया था CTC CCl4, है ना? इनमें से सिर्फ ये आया था CCl4। जिनको याद था उन्होंने कर दिया, जिनको याद नहीं था वो कंफ्यूज हो गए। अब एक के बारे में फिर बता रहा हूं। मैंने ट्रिक बताई आपको, जल जा सूखा काला काबरा। जल जा सूखा काला काबरा। जल का मतलब जल युक्त अग्निशामक यंत्र, जल से भरा यंत्र के द्वारा हम इसको बुझाते हैं। कौन सी श्रेणी को? ए श्रेणी को। अरे भाई, कागज, कपड़ा, लकड़ी, जूट आदि में जो ठोस पदार्थों में आग लग जाती है उसको हम पानी के द्वारा ही तो बुझाते हैं। बुझाते हैं कि नहीं बुझाते? बुझाते हैं ना? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे सुनो। श्रेणी बी की आग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में जब आग लग जाती है तो किसमें? किस जाग पैदा करने वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है फोम टाइप, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इसको पेट्रोल में, डीजल में आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर एक अग्निशामक यंत्र धरा होता है ना। हाँ, वो कौन सा होता है? जहां पैदा करने वाला होता है। एक ड्राई वाला भी होता है, शुष्क पाउडर वाला भी होता है। कौन सा? शुष्क पाउडर वाला भी होता है, ध्यान रख लेना। तो 20 श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इसी प्रकार श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। एलपीजी सीएनजी में जो आग लग जाती है तो कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी की आग विद्युत के उपकरणों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये क्या है? सबका पिताजी है। क्या है? सबका पिताजी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये एक ऐसा यंत्र है, अग्निशामक यंत्र है, जो पूर्ण सभी प्रकार की श्रेणी की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और यंत्र है हेलोन प्रकार का यंत्र। कौन सा? हेलोन प्रकार का भी यंत्र एक ऐसा यंत्र है अग्निशामक जो सभी प्रकार की श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। बोलो, कभी भूलोगे नहीं? भूलोगे। बस इस जरा सी इस ट्रिक को याद करने ना। जल जा सूखा काला काबरा। जल का मतलब जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, जा का मतलब झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, सूखा का मतलब ड्राई, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। ठीक है, इसमें काला में का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, काबरा में कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, जिसे CTC या CCl4 भी कहा जाता है। और ये सबका पिताजी है। ये सभी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे कैसे उतारो? पहले तो इसको ऐसे कैसे उतारो इसको? आग के प्रकार में उतार लो। मैंने दोनों एक साथ चीज बता दी मैंने आपको कि आग कितनी प्रकार की होती है, उनको बुझाने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक बार, हर बार क्वेश्चन आता है आग में से
हर बार आता है, चाहे कोई सी भी टेक्निकल एग्जाम दे लो आप। रेगुलेटरी बनाए रखो, मिस मत करना बस क्लास को। छाप लिया सबने? आगे चले तो आज के प्रकार सबने अध्ययन कर लिया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो पिछली बार टेक्निकल हेल्पर में ही क्वेश्चन आया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अरे जो पैदा नहीं की जा सकती है और नष्ट नहीं की जा सकती है, तो फिर ये कहां से उत्पन्न हो रही है भाई? भाई कहां से पैदा हो रही है? दोस्तों ध्यान रख लेना, ऊर्जा को कभी पैदा नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, इसको पैदा नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। दोस्तों ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए।
ऊर्जा संरक्षण का नियम। पिछली बार टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम में पूछा गया था 2018 में कि किस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बोलो कौन सा नियम है वो? ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब ऊर्जा को हम पैदा ही नहीं कर सकते हैं तो कहां से आ रही है ऊर्जा? वही कहां से आ रही है ऊर्जा? जब हम इसको पैदा ही नहीं कर रहे तो कहां से आ रही है? देखो, ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते, ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन। और उत्पादन और पैदा में क्या अंतर है वो मैं आज आपको स्पष्ट करूंगा कि उत्पादन क्या होता है और पैदा करना क्या होता है, उत्पादन करना क्या होता है। देख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कह रहा है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल नष्ट तो नहीं कर सकते हम। देखो, गले सड़े पदार्थों में भी क्या विद्यमान है? ऊर्जा विद्यमान है। क्या उसको अपन नष्ट कर सकते हैं? नष्ट नहीं कर सकते। अरे कीचड़, यूरिया वगैरह खाद, जो भी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, गले सड़े पदार्थ, गोबर वोबर है, इनमें भी तो ऊर्जा विद्यमान है कि नहीं है? है। तो उसको क्या हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं। यही तो कह सकते हैं कि पड़े हुए गोबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक देते हैं, क्या उसमें ऊर्जा नष्ट थोड़ी हुई है? नहीं हुई है। ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही पैदा कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। और वो कैसे करते हैं दोस्तों? एक बड़ा बांध होता है। क्या होता है? एक बड़ा बांध होता है और एक बड़ा बांध के एक निकास, पानी का निकास होता है, जिसको हमारी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? उपरा। क्या कहते हैं? उपरा, है ना? एलिकेटर पे बनाया नहीं जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमने क्या लगा दिया? एक टरबाइन लगा दी। क्या लगा दी? एक टरबाइन लगा दी। और इस टरबाइन आपने देखा होगा पवन चक्की की तरह होता है, देख लिया होगा आपने, है ना? ठीक है, इस टरबाइन में जैसे इस पानी का निकास आता है तो एक पंखुड़ी पर गिरता है, पंखुड़ी नीचे आती, दूसरी पंखुड़ी आती, तो इस प्रकार से ये पंखुड़ी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अरे घूमेगी ना भाई। और तेज गति से घूमेगी। तो वही सिस्टम है यहाँ पर, वही हमने माइकल फैराडे का नियम पढ़ा था अभी, वही सिस्टम है। जब घूमेगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा भाई? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने पर हमको क्या प्राप्त होती है? वोल्टेज और धारा। V और I। V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का प्रतीक V होता है, धारा का प्रतीक I होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है तो हमको V और I, वोल्टेज और धारा हमको अपने आप उपलब्ध हो जाती है। अब दोस्तों देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, हमने विद्युत धारा का जो हमने उत्पादन किया है, अब इसको हम जाके कोई बड़ा सा होल में जाकर थोड़ी इकट्ठा करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे कि चौमासा में काम आ जाएगी, कि सियाड़ा में काम आ जाएगी, ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं ना। ऊर्जा को इधर से उत्पादन हो रहा है, इधर से हम खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। जबकि एक हमने बड़ा गोदाम में जाकर थोड़ी भरा है, एक डिब्बी में जाकर पैक थोड़ी किया है ऊर्जा को, नहीं किया ना, नहीं किया ना। सिर्फ इसका उत्पादन, इसको क्या कहते हैं? उत्पादन। इधर से इसका निर्माण हो रहा है, इधर से हम इसको खर्च कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत? ये तो होता है उत्पादन। और पैदा का मतलब क्या होता है कि हमने एक उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण है कि हमने खेती में, हमने अब सरसों की कटाई हो रही है, काफी 3-4 महीनों से हमने उसको कर लिया, निराई गुड़ाई जो भी करके हमने क्या एक गोदाम में भर लिया। जब काम में लेते हैं, जब उनको निकाल लेते हैं, निकालते ही नहीं निकालते, ऐसा थोड़ी करते हम विद्युत के साथ, नहीं करते ना, नहीं करते कि थोड़ी सी डिब्बी में पैक कर ली, जेब में रख के चले, काम में लेते तो रास्ते में ले लेंगे, ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। तो ऊर्जा को उत्पादन किया जाता है, न कि पैदा किया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं, पैदा थोड़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, कि पैदा करके हमने एक बड़ा और गोदाम बना दिया, उसमें भर दिया, नहीं कर रहे, ठीक है। और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हम क्या कर रहे हैं? इसका उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं है ना, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम में लिखो, हल्की सी एक लाइन है बस, इसमें लिखो इसमें लिखो इस नियम के अनुसार
लिखो, इस नियम के अनुसार, लिखो, बैठो वही बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ वही। हाँ देखो, अपन अध्ययन कर रहे थे ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो मैंने आपको विवरण बता दिया, सारा इसका अध्ययन करवाया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना इसको हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन। ये लोग कहते हैं ना कि कहाँ ऊर्जा पैदा हो रही है, अरे पैदा नहीं करते हैं ऊर्जा को, क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। और उत्पादन और पैदा में अंतर मैंने आपको बताया है कि एक बड़ा सा बांध होता है, दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ, एक बड़ा सा बांध होता है और बांध के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, पानी। जो निकासी होती है, इस बांध के जो पानी का निकास होता है, हमारी ग्रामीण भाषा में इसको कहते हैं उपरा। क्या कहते हैं, उपरा। कहते हैं नहीं कहते हैं कि मोरल डैम की क्या उपरा डाल की, कहते हैं ना, कोई उपरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पानी की निकास होता है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक टरबाइन लगा दिया। क्या लगा दी दोस्तों, एक टरबाइन लगा दिया। और टरबाइन आपने देखा होगा पवन चक्की के समान होती है, इसमें पंखुड़ी होती है ना भाई, होती है। जैसे पानी एक पंखुड़ी पर गिरेगा तो पंखुड़ी नीचे आएगी, दूसरी पंखुड़ी पे आएगा तो दूसरी भी नीचे आएगी। इस प्रकार से पंखुड़ी क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी। करेगी तो नहीं करेगी भाई, घूर्णन गति करेगी ना, क्या करेगी भाई, घूर्णन गति करेगी। तो दोस्तों जैसे घूर्णन गति करेगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या उत्पन्न होगा भाई, इलेक्ट्रॉन। होगा तो नहीं होगा, क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो हमको प्राप्त क्या होगी, वोल्टेज और धारा। क्या प्राप्त होगी, वोल्टेज और धारा। और वोल्टेज और धारा प्राप्त होती है तो हम इधर से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और इधर हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि एक बड़ा सा गोदाम ले लिया, है ना, एक बड़ा सा गोदाम ले लिया और ऊर्जा का उत्पादन करके हमने इस गोदाम में भर दिया, जब काम में लेते हैं जब काम में निकाल लेते हैं। ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं ना, कि ऊर्जा को हमने एक डिब्बे में पैक कर लिया, जेब में लेके हम इधर जाते हैं, घूमते हैं, काम में ले लेते हैं बाद में। ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। देखो फिर से बता रहा हूँ कि ऊर्जा को उत्पादन किया जाता है, न कि ऊर्जा का पैदा किया जाता है। दोस्तों यही नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि ऊर्जा को ना तो पैदा करते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, जबकि ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसमें लिखो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा संरक्षण के नियम में लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। तो समझ में आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि किस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो कौन सा नियम है, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे अब संकेत।
क्या पढ़ेंगे? संकेत। और संकेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंबल। क्या कहते हैं? सिंबल। और सिंबल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे आईटीआई में, टेक्निकल में 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है निषेधात्मक। कौन सा होता है? निषेधात्मक। दूसरा होता है सकारात्मक, इसका मतलब होता है अनिवार्य संकेत, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास चेतावनी संकेत, जिसको कहते हैं वार्निंग। क्या? वार्निंग। और चौथा होता है हमारे पास सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव सिंबल। क्या होता है? इंफॉर्मेशन देता है, हमको सूचना देता है। तो एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। संकेत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखो, पहला के बारे में हम अध्ययन करेंगे निषेधात्मक के बारे में, कि निषेधात्मक संकेत क्या होता है, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, ये क्या करने के लिए कहता है, कि कुछ मना करने के लिए कहता है, इसका पृष्ठभूमि कैसी होती है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम निषेधात्मक संकेत के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि निषेधात्मक संकेत की आकृति होती है वृत्ताकार। ध्यान दीजिए सभी, कैसी होती है आकृति? वृत्ताकार। क्या है ये? वृत्ताकार। अरे वृत्ति तो है। और ये क्या है? और ये क्या है जो भरा होता है? ये क्या है? कौन बोल रहा है वृत्त? ये वृत्त नहीं है, ये क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखो, निषेधात्मक जो संकेत होता है, इसकी ये जो बॉर्डर होती है, ये किस रंग की होती है? लाल रंग की। कौन से रंग की? लाल रंग की। दोस्तों, इसके अंदर एक क्रॉस बार होता है, बीच में क्या होता है? एक क्रॉस बार होता है, ठीक है। इसमें एक सिंबल होता है, संकेत होता है। ये क्या है? नो स्मोकिंग। सिगरेट। क्या है? नो स्मोकिंग। यहाँ पे धूम्रपान वर्जित है कि नहीं? तो निषेधात्मक का मतलब क्या हुआ? मना करने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है? कह रहा है ना? अरे कोई दिक्कत? निषेधात्मक संकेत की जो बॉर्डर होती है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की। इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। इसके मध्य में क्या है? एक क्रॉस बार है। क्या है? क्रॉस बार है। इसके मध्य में जो सिंबल बना होता है वो किस रंग का बना होता है? सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो निषेधात्मक संकेत में कितने किस्म बन गए दोस्तों? पहली बात तो ये हो गया कि निषेधात्मक संकेत की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार। निषेधात्मक संकेत की जो बॉर्डर होती है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की। बीच में क्या होता है? क्रॉस बार होता है। इसमें जो सिंबल बना होता है वो सफेद और ब्लैक यानी कि काला रंग का होता है। काला भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। आपकी बुक में देखोगे तो आपको काला भी मिल सकता है, सफेद भी मिल सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसलिए सफेद और काला दोनों ही होते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना, वहां पर मिला होगा आपको, है ना, इसी प्रकार का सिंबल, ठीक है। निषेधात्मक धूम्रपान वर्जित है, जुर्माना 100 रुपए 250 रुपए जो भी है ना, रहता है ना, होता है नहीं होता है? होता है ना, ठीक है। तो निषेधात्मक संकेत के बारे में फिर से बता रहा हूं मैं, बोलना मत, कि इसकी आकृति कैसे होती है? वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार। दोस्तों, इसका बॉर्डर का रंग कैसा होता है? लाल रंग का। दोस्तों, इसमें बीच में क्या होता है? एक क्रॉस बार होता है। इसमें जो संकेत बना होता है किसका है? सिगरेट का, है ना? किसका है? सिगरेट। अब ये पता नहीं भी फोर स्क्वायर गोल्ड है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो जो ये सिगरेट बना होता है ये कौन से रंग की हो सकती है? सफेद की भी और काले रंग की भी हो सकती है। निषेधात्मक संकेत किसी कार्य को मना करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? मना करने के लिए। ये थोड़ी कह रहा है कि आप सिगरेट पियो, ये थोड़ी कह रहा है, नहीं। यहाँ पे आप धूम्रपान वर्जित है, निषेधात्मक संकेत मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? पहला हमारा संकेत क्लियर, ठीक है। लिखो स्टार डाल के संकेत। लिखो इसमें, यह संकेत
संकेत किसी कार्य को मना करने के लिए, किसी कार्य को मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह संकेत किसी कार्य को मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? आगे लिखो इसी में। इस संकेत की बॉर्डर, इस संकेत की बॉर्डर लाल रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? लाल रंग की होती है। इस संकेत की बॉर्डर लाल रंग की होती है। इसके मध्य में क्रॉस बार होता है। इसके मध्य में क्रॉस बार होता है। इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। इसके मध्य में सफेद या काले रंग का सिंबल होता है। इसके मध्य में सफेद या काले रंग का सिंबल होता है। बोलो कोई दिक्कत? निषेधात्मक संकेत में ऐसे कैसे बनाओ इसको अपनी कॉपी में? ऐसे कैसे बनाओ? कैसे कैसे बना लो भाई? बना लिया? बनाओ। बना दो। बना लिया सबने? बना लिया ना? ठीक है। नेक्स्ट संकेत पढ़ेंगे हम अनिवार्य संकेत। क्या पढ़ेंगे? अनिवार्य संकेत। इसको हम कहते हैं सकारात्मक। किसी चीज को करना अनिवार्य है, किसी चीज को करना अनिवार्य है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका नाम है अनिवार्य संकेत, जिसे सकारात्मक संकेत के नाम से भी जाना जाता है। अनिवार्य संकेत या सकारात्मक संकेत। दोस्तों ध्यान दीजिए, अनिवार्य संकेत, सकारात्मक संकेत की आकृति भी कैसी होती है? वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, ये किस रंग का होता है? नीले रंग का। किस रंग का? नीले रंग का। किस रंग का होता है? नीले रंग का। इसमें जो चिन्ह होता है, जो संकेत होता है, वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का। ये क्या है? सेफ्टी बूट। क्या है भाई? सेफ्टी बूट। ये सफेद रंग का होता है। आकृति कैसी है?
वृत्ताकार। कैसी है? वृत्ताकार। ये क्या कह रहा है? ये संकेत क्या कह रहा है कि हमेशा विद्युत का जो काम करते हैं उन पर रबड़ के जूते, सेफ्टी बूट से कहा जाता है वो पहनना क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। तो किसी चीज को करने के लिए कह रहा है ना, अरे वही क्या कह रहा है कि काम करते समय अपन को क्या प्रयोग में करना है? सेफ्टी बूट। क्या? सेफ्टी बूट। हाथों में दस्ताने पहनते नहीं पहनते? ठीक है। तो किसी कार्य को करने के लिए, किसी काम को आवश्यक रूप से जरूरी करने के लिए अनिवार्य संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति भी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। जरूर इसकी जो पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड है, इसका रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। इसमें जो चिन्ह होता है, संकेत होता है, वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। यह किसी कार्य को करने के लिए, आवश्यक रूप से करने के लिए, कहने के लिए वो क्या बोल रहा है? संकेत दर्शा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? लिखो। लिखो अनिवार्य संकेत में यह संकेत किसी काम को करने के लिए दर्शाया जाता है। यह संकेत किसी काम को करने के लिए दर्शाया जाता है। इस संकेत की भी आकृति वृत्ताकार होती है। इस संकेत की भी आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। इस संकेत की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड, इस संकेत की पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है। नीले रंग की होती है। इस संकेत के मध्य में एक छोटा सा सफेद रंग का संकेत होता है। सफेद रंग का संकेत होता है। सफेद रंग का संकेत होता है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है? आज आप लेट आए हो इसलिए टाइम पर आया करो। इसी के साथ आज की क्लास यही है। जय हिंद, जय भारत।